नमस्कार दोस्तों। माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कण उपन्यास पर संवाद श्रृंखला की ये इस श्रृंखला की अंतिम समापन कड़ी है और इसमें हम इसका जो अंतिम अध्याय है जिसे अमिता ने नाम दिया है शून्य अंक, इस पर चर्चा करेंगे। अमिता से अनुरोध है कि वो इस अध्याय का सारांश बताएं, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा पर आए। इस अध्याय की शुरुआत माधवी के यति के आश्रम में जाने से होती है। मतलब यति उपन्यास के शुरू में ये उल्लेख हुआ है कि ययाति के जो बड़े भाई हैं और ययाति और यति के जो पिता थे महाराज नहुष, उनको एक श्राप मिला था। उस श्राप के तहत ये था कि नहुष की जो संतति है वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। तो उस ययाति के जो बड़े भाई उस श्राप से दुखी होकर यति जो है वो संन्यास ले लेते हैं। एक आधी रात को वो घर से चले जाते हैं। बहुत समय तक ययाति को इस संबंध में जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक दिन उनकी माँ से रहा नहीं जाता है और माँ उनको ये बता देती है कि ययाति के जो बड़े भाई हैं वो संन्यास ले चुके हैं। तो माधवी जो है वो विश्वामित्र के आश्रम से निकलकर यति के आश्रम में चली जाती है और वो यति के आश्रम में रहने लगती है। एक सुबह जो है वो आश्रम का जो शिष्य है वो आकर ये बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और सेना जैसी है। तो मतलब माधवी को ये लगता है कि ठीक है, मतलब आश्रम में तो आते ही रहते हैं अतिथि, लेकिन तब पता चलता है कि वो अतिथि नहीं है, वो उसके पिता खुद ययाति हैं। और ययाति आकर वो कहते हैं कि मतलब माधवी पे प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मेरे साथ वापस चलो प्रतिष्ठानपुर और हम जो है मतलब मैं तुम्हारा स्वयंवर करवाना चाहता हूँ। माधवी डुअलिज्म में रहती है। वो सोचती है कि मतलब मुझे फिर से लौटना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जो भोग कर आई है वो वापस से उस नर्क में नहीं लौटना चाहती है। तो वो यति से बात करती है, लेकिन यति जिस तरह से निष्प्रह दिखते हैं उसको, तो वो बड़ी निराश होती है और उसको लगता है कि यदि आप प्रेम नहीं कर सकते हैं तो आपके सन्यास का कोई अर्थ नहीं है। और वो वहां से निराश हो जाती है और वो ययाति के साथ प्रतिष्ठानपुर जाने का डिसीजन कर लेती है। वो ययाति के साथ प्रतिष्ठानपुर के लिए निकलती है और एक जगह उनका जो पूरा कारवा है वो स्टे करता है। वहां पर माधवी को जो है वो इत्तेफाक से देवयानी मिलती है और देवयानी को माधवी अपनी सारी चीजें बताती हैं और देवयानी को ये सुनकर खुशी होती है कि अंततः ययाति ने जो है वो न्याय करने का विचार किया है और इसलिए वो माधवी के स्वयंवर के बारे में विचार कर रहे हैं। और उस खुशी में वो माधवी के साथ प्रतिष्ठानपुर चली आती है। वहां पहुंचकर शर्मिष्ठा से ये पता चलता है देवयानी को कि दरअसल माधवी जो है वो ययाति की बेटी है। इससे पहले न तो देवयानी को पता होता है और न माधवी को पता होता है, लेकिन शर्मिष्ठा के माध्यम से पता चलता है कि माधवी जो है वो ययाति की बेटी है। लेकिन उसकी माँ कौन है ये शर्मिष्ठा जब बताती है तो देवयानी जो है वो उसकी माँ से मिलने के लिए मतलब जहां उसकी माँ रहती है वहां उसकी माँ से मिलने के लिए जाती है। वहां से मिलकर लौट कर आती है। फिर वो ये सब सच्चाई जो है वो माधवी को बताती है। माधवी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये एकदम से शॉकिंग खबर है। मतलब उसके जीवन का एक अजीब सा सच है जिसकी वजह से उसने पूरा सारा जो त्रास है वो भोगा है। उसके बिल्कुल उलट ये पता चलता है कि देवयानी जो है, माधवी जो है वो खुद ययाति की बेटी है। तो माधवी जो है
माधवी जो है वो देवयानी माधवी जो है वो उसकी माँ मुकुलिका से मिलने के लिए वहां गांव जाती है। वहां उसको पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है और कुछ इत्तेफाक ऐसे घटते किसकी हैं, बहन? मतलब माधवी की बहन भी है। अच्छा। हाँ, और इत्तेफाक ऐसे घटते हैं कि वो व्यक्ति जिसने माधवी के साथ दुराचार किया उस व्यक्ति के बारे में उसकी माँ को, मुकुलिका को मतलब पता चलता है। और वो जो माँ जो है वो अपनी बेटी को, जो छोटी बेटी रहती है, उसको लेकर जाती है, उसको खाई में धकेल देती है और वो जो व्यक्ति जिसने माधवी के साथ दुराचार किया है वो उसकी हत्या कर देती है और खुद भी आत्महत्या कर लेती है। मतलब माधवी ये सब कुछ देख, मतलब वो उस सारी परिस्थिति से गुजर के लौटकर वापस प्रतिष्ठानपुर आती है। वहां उसके स्वयंवर की बात होती है, स्वयंवर होता है, उसमें गालो भी आता है, उसमें दिवोदास भी आता है, लेकिन दिवोदास को माधवी ये कह देती है कि वो विवाह नहीं करना चाहती, तो दिवोदास चला जाता है और स्वयंवर होता है, लेकिन माधवी किसी का भी चयन नहीं करती है और सारे लोगों को निराश करके वो फिर से अपने महल में लौट आती है। उसके बाद जो चीजें हैं वो उपन्यास में पढ़ी है। अच्छा, मतलब अभी भी कुछ सस्पेंस आपने रख लिया। हाँ, रखा है। ठीक है, आपके उपन्यासकार होने के साथ साथ प्रकाशन से भी जो कंसर्न है वो हमको समझ में आ रहे हैं। लेकिन इस अध्याय के बारे में बातचीत करने से पहले जब मैं इस कहानी को सुन रहा था अंतिम अध्याय की, पढ़ने में तो वैसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि जिससे ये अध्याय 2 भागों में विभाजित होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इतनी सारी घटनाएं प्रघटनाएं होती हैं, बहुत सारे लॉजिकल कंक्लूजन होते हैं, बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं। तो और कुछ मिसिंग भी लगा मुझे, जैसे जब माधवी यति के आश्रम में पहुंचती है, तो यति के आश्रम में जब वो पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा, क्या बातचीत हुई होगी। और जब यति और माधवी जब यति के आश्रम में रहती है, जो उसके ताऊ जी हैं, तो वहां पर जब महाराजा ययाति आते हैं, तो जब यति जो बड़े भाई हैं और ऋषि हैं, अपने छोटे भाई और जो राजा है, और ऐसा राजा है जिसकी तृष्णा खत्म नहीं हो रही है, उस ययाति को देखते होंगे, तो उनके बीच में क्या संवाद होते होंगे। क्या वे क्रोध नहीं करते होंगे, क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता होगा, क्या वो कोई संदेश, कोई शिक्षा तक बातें अपने छोटे भाई को नहीं कहते होंगे, क्या वो लताड़ते या प्रताड़ना नहीं देते होंगे। मैं समझता हूँ कि ये भाग उससे मिसिंग है, लेकिन अब चूंकि तुम पहले ये बता चुकी हो कि तुम 60-70 पेज इस उपन्यास में से निकाल चुकी हो, तब ये अपेक्षा करना कि ये अध्याय और बड़ा होता। मेरे ख्याल से कि तुम्हारे साथ तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाठकों के, हाँ, अभी तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस उपन्यास को किसी के सर पे खड़ा मार दिया जाए तो मर जाएगा, या वो पढ़ ले तो इसके सूत्र इतने सारे हैं कि वो मर जाएगा। तो उस स्थिति में तो मुझे ये कहना पड़ता कि अब डंबल्स की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस अध्याय को 2 अध्यायों में विभक्त होना था, और ययाति और यति के बीच में एक संवाद होना चाहिए था। मैं मतलब अपने पाठकों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी ये तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो यति ययाति संवाद है, उस नाम से कोई नाटक या कोई पीस या कोई कहानी बहुत अच्छी लिखी जा सकती है। इसमें वो भाई जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, ऋषि बन गया हो, और वो भाई जो कुछ भी छोड़ ही नहीं पा रहा हो, वो भाई जिसने एक श्राप को मतलब हाँ स्वीकार करते हुए उस चीज को, दुनिया को छोड़ दिया हो, और उसने अपने छोटे भाई की बहन की बेटी को अपने आश्रम में शरण दी हो, और एक दूसरा भाई जिसने अपने बेटी की भी जवानी ले ली हो, बेटी को उसने वस्तु की तरह दान दे दिया हो, और फिर से वो वहां पर आया है। और ये जो आया है, इसके लिए मेरा पहला प्रश्न था कि क्या ये जो राजा है इससे बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या ये बिल्कुल निर्लज्ज है? क्या राजा हमेशा निर्लज्ज होते हैं? कन्यादान, मतलब वो कन्यादान करने आया है,
उस बेटी का, जिसको उसने वस्तु के रूप में व्यवहृत होने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका अपना कोई वकार नहीं था, जो केवल गुरु के ईगो को संतुष्ट करने के लिए और अपनी जो कमतरी है उसको सिद्ध करने के लिए वो एक स्त्री को वस्तु की तरह व्यवहार करने के लिए प्रणत हुआ, आगे वो बढ़ा। ऐसे व्यक्ति के मुंह से कन्यादान, मतलब वो कन्यादान का सोच कर भी कैसे सकता है और वो आ कैसे सकता है? क्या राजा इतना निर्लज्ज होता है? राजा निर्लज होता है या नहीं होता है, लेकिन ये ययाति थे, क्योंकि कन्यादान वो उस लालसा से करना चाह रहे थे जिसमें उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। मतलब माधवी की एक उत्तर कथा भी है, मैंने तो यहाँ आकर खत्म कर दिया कि वो स्वयंवर अस्वीकार कर देती है, लेकिन माधवी की जो उत्तर कथा है वो ये है कि माधवी जब ययाति की मृत्यु होती है और वो स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं, तो स्वर्ग के द्वार पर उनको रोक दिया जाता है कि आपके पुण्य कर्म क्या है। तो ययाति कुछ बता नहीं पाता है कि मेरे क्या पुण्य कर्म है। तो जब उनसे कहा जाता है कि अब क्योंकि तुम्हारे पास कोई पुण्य कर्म नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो तब ययाति जो है वो फिर से माधवी को याद करते हैं कि माधवी जो है, मतलब माधवी मेरी बेटी, वो 4 चक्रवर्ती राजाओं की माँ है, तो ये जो पुण्य कर्म है वो मेरे खाते में आते हैं और इस वजह से मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। तो मतलब ययाति जो है वो उस वक्त वो क्या पैरासाइट की तरह रहे। उस वक्त वो ये क्यों नहीं बता पाते कि मैंने अपनी पुत्री का दान जो है वो एक ऐसे अनजान शिष्य को दे दिया था, ये मेरा पुण्य कर्म है? वो क्योंकि शायद ये चीज रही हो कि वो एक अनैतिक चीज थी, इसलिए उसको छुपा जाते हैं। लेकिन माधवी को फिर से बुलाया जाता है जिसमें माधवी ये बताती है कि मैं इनकी बेटी, जिसके 4 चक्रवर्ती राजा हैं और इस वजह से मेरे पिता जो है वो स्वर्ग के अधिकारी हैं। तो ययाति जो है, ययाति का जो पूरा जीवन है वो छद्म है और उनका पूरा के पूरा ययाति का जीवन जो है वो एक पैरासाइट की तरह है। वो लगातार पुरु को इस्तेमाल करते हैं, वो देवयानी को इस्तेमाल करते हैं, वो माधवी को इस्तेमाल करते हैं, वो लगातार लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। वैसे मेरे ख्याल से किसी भी राजा की अगर अंतःकथा लिखी जाए तो उसमें ये सब कुछ अंतर्निहित होगा इसे। हाँ। कि वो उसके करीब के जितने भी लोग हैं उनको सबको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल क्योंकि उसको अपनी सत्ता बनाए रखनी है। दूसरा मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो माधवी है ये 2 माँओं की बेटी है। 2 माँओं की बेटी से मेरा आशय यह है कि उसे जन्म भले मुकुलिका ने दिया है, लेकिन उसे संस्कार देवयानी ने दिए हैं। तो ये जो 2 माँओं की बेटी होती है उसकी क्या मनोदशा होती होगी? हाँ, माधवी बहुत शुरू में इस बात को जान गई थी कि उसकी जो माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, मतलब शुरू में तो उसको ये बताया जाता है कि उसकी जो माँ है वो मर गई है, मतलब माँ और पिता दोनों उसके मर गए हैं। तो ये पहले उसको बताया जाता है माधवी को, लेकिन ये तो वो जानती है कि जन्म देने वाली माँ मेरी दूसरी है और देवयानी जो है वो दूसरी है। तो मतलब देवयानी जो माँ है मेरी वो दूसरी माँ है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो मनोविज्ञान है वो मेरे ख्याल से 3रे अध्याय में जबकि माधवी को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि मतलब उसमें वो बात है कि माधवी जो है वो देवयानी को सिर्फ मतलब राजमाता के रूप में, महारानी के रूप में ही देख पाती है। वो मतलब वो माँ के रूप में नहीं देख पाती है और वो इसलिए देवयानी से जो है वो उस तरह से खुल नहीं पाती है। तो देवयानी को ये चीज कुंठित करती है कि मतलब मैं इसकी माँ होना चाहती हूँ लेकिन ये मेरी बेटी होना नहीं चाहती है। तो वो लंबे समय तक परेशान रहती है और फिर सुधा आती है, फिर सुधा से वो बात करती है, तब
सुधा इस पूरी गुत्थी है उसको सुलझाती है और उसको बताती है कि चूंकि आप उसके सामने महारानी के रूप में ही गई हैं, कभी माँ के रूप में नहीं गई हैं, तो वो ये मतलब वो बच्ची है, वो ये समझ ही नहीं पा रही कि ये जो स्त्री जो मुझे माँ की तरह देखना चाहती है, मतलब जो मुझे बेटी की तरह देखना चाहती है, वो मेरी माँ है या मेरी माँ हो सकती है। तो उस मतलब माधवी को ये एक्सेप्ट करवाने में भी देवयानी को प्रयास करने पड़े कि मैं तुम्हारी माँ हूं। ये तीसरे या चौथे अध्याय में मैंने ये जो मनोवैज्ञानिक चीज है ये उसमें दी है कि मतलब इसके लिए वो अपने बेटों के मतलब बेटों के पास ले जाती है देवयानी गुरुकुल में, और वहां वो बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ महारानी नहीं हूं, मैं दो बेटों की माँ भी हूं, तो मतलब मैं माँ भी हूं, सिर्फ महारानी नहीं हूं। इस अध्याय को भी तुमने बहुत ही रोचकता से बुना है। जब ययाति के साथ माधवी प्रतिष्ठानपुर लौटती है तो पाठक के तौर पर ये लगता है कि क्या ये अकेली ही लौट कर जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बरसों से बिछड़ी हुई जो देवयानी है वो उसको वहां मिल जाती है। वो बड़ा रोचक है और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, जो रोचकता वो पैदा करती है। अब इतने बढ़िया उपन्यास की तुलना वेब सीरीज से करना कोई बहुत अच्छी तुलना नहीं कही जा सकती, लेकिन हम जिस दौर में जीते हैं उस दौर की जो उदाहरण है वो हमारे सामने आते हैं, वही हमारे मुंह पर आते हैं। तो रस की दृष्टि से देखें या भाषा की दृष्टि से देखें या शैली की दृष्टि से देखें, लॉजिकल कंक्लूजन की दृष्टि से देखें, छोटे छोटे जो अलग अलग कथाएं उसमें बुनी गई उस दृष्टि से देखें, ये बड़ी एक कहना चाहिए कि बड़ी गंभीर और बड़ी कसी हुई कृति जो है मालूम होती है। ये कैसे हुआ? हालांकि तुम ये पहले बता चुकी हो कि तुम ये जो आखिरी अध्याय है ये पहले लिख चुकी हो, बिल्कुल। लेकिन जब 7-8 चैप्टर बाकी के लिखे गए तो क्या फिर इसका जो आखिरी अध्याय था इसमें कोई परिवर्तन आया? हाँ, उसको फिर से एडिट करना पड़ा मुझे, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि पहला जब मैंने शुरू किया था लिखना तो मेरे अपने उपन्यास में देवयानी बिल्कुल वैसी ही उभर कर आ रही थी जैसे वीसा खांडेकर के मराठी उपन्यास है ययाति में देवयानी जो है वो उभर कर आती है, मतलब कर्कश और ईर्ष्यालु और झगड़ालू, उस तरह की देवयानी जो है वो उभर कर आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहीं अपने इसमें ही माधवी के संदर्भ में कोई पोस्ट लिखी थी उसमें भी मैंने ये लिखा है कि किरदार जो है वो विद्रोह करते हैं, तो देवयानी ने जो है वो एक तरह से सबसे बड़ा विद्रोह मतलब लेखक के साथ भी किया और वो कृति में भी विद्रोह करती हुई नजर आती है। तो देवयानी ने सबसे बड़ा विद्रोह किया। तो जब लास्ट तक जो मैंने जो अध्याय था जो मैंने पहले लिख लिया था आखिरी अध्याय, उसमें जिस तरह से देवयानी आई थी, माधवी पूरे उपन्यास में देवयानी पूरी तरह से बदल गई, इसलिए मुझे आखिरी जो चैप्टर था उसको बदलना पड़ा। और आखिरी चैप्टर की प्लानिंग में कहीं भी देवयानी का लौटना नहीं था, मतलब पूरे माधवी की जो कथा थी उसमें देवयानी का लौटना प्रतिष्ठानपुर में कहीं भी नहीं था, कोई योजना में नहीं था वो, लेकिन वो देवयानी फिर से उसमें इंटर हुई। मतलब इस दृष्टि से भी देवयानी ने विद्रोह किया, लेखक से विद्रोह किया, उस पूरी योजना से विद्रोह किया जो लिखने की बनी थी। तो ये भी काफी सारा चेंजेस मुझे उसमें करना पड़ा फिर से। तो ये जो लेखक की यात्रा होती है ये भी बड़ी रोचक होती है। मेरा एक और प्रश्न ये है कि माधवी लिखने के दौरान की अमिता नीरव और माधवी लिखने के पश्चात की जो अमिता नीरव है उसमें क्या अंतर है? हाँ, माधवी की यात्रा लंबी रही। 5-6 साल का जो पूरा अरसा था उसमें माधवी लिखने में और छप कर आने में, वो जो 6 साल का पूरा अरसा था
उसमें बहुत सारी चीजें बदली। मतलब मैं उसको इस तरह से भी देखूंगी कि हमारे इर्द गिर्द के जो सामाजिक बदलाव हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो राजनीतिक बदलाव हैं, वो आपको माधवी में भी देखने को मिलेंगे। और वो दरअसल वो एक तरह से इस पूरे वक्त को माधवी जो है वो कहती जाती है। इस पूरे वक्त को भी माधवी कहती जाती है। और जब मैं ये लिख रही थी तो बहुत सारे सवाल मेरे पास थे। माधवी के माध्यम से बहुत सारे सवाल जो हैं मेरे वो स्पष्ट हुए। बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब मिले माधवी लिखने के दौरान। और बहुत सारे कंक्लूजन तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कंक्लूजन पर पहुंचने को मैं एक रास्ता बंद कर देना कहती हूँ। मतलब मैं इसलिए ये कहती हूँ कि पके हुए लोग जो हैं वो उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। तो वो जो पकापन है वो मैं अपने आसपास एग्जिस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने आसपास उन चीजों को नहीं रखना चाहती हूँ। तो जो पक्का होना है, मतलब ये निष्कर्ष पहुंचना है, वो निष्कर्ष पे मैं नहीं पहुंचती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों की राय बनी मेरी, बहुत सारी समझ जो है वो मेरी ज्यादा स्पष्ट हुई। बहुत सारे विचार जो हैं जिन पर मैं बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत सारी चीजें जिन पर बहुत लंबे समय से मैं विचार कर रही थी, समाज पर, स्त्री पुरुष के संबंधों पर, उस मनोविज्ञान पर, इंसान ऐसा क्यों है, उस तरह की चीजों पर, कोई ऐसा क्यों है कि कोई देवयानी है और कोई शर्मिष्ठा है, तो वो जो संस्कार हैं उन पर, उन सारी चीजों पर जिन पर मैं बहुत लंबे समय से विचार कर रही थी, पूरा माधवी लिखने के दौरान उन विचारों का कंक्लूजन जैसा मुझे मिलता चला गया। तो इस पूरी यात्रा में थोड़ा सा ये कह लीजिए कि थोड़ा और परिपक्व हुई मैं, और चीजों को दृष्टा भाव से देखने की जो प्रवृत्ति है, या जो आदत है, या जो स्वभाव है, उसको मैंने विकसित किया उस पूरे लिखने के दौरान। और मतलब ये इस लिखने के दौरान भी कई बार ये हुआ कि मैं कभी किसी पात्र के साथ, कभी किसी पात्र के साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन एट द एंड जाकर मुझे ये लगा कि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी यदि मैं किसी न किसी पात्र के साथ जाकर खड़ी होंगी। तो वो जो तटस्थता है, वो जो निरपेक्षता है, वो मैंने इसमें साधने की कोशिश की। और मुझे लगा कि कोई कृति लिखते हुए आपको अपने किरदार को जो है वो खुद स्टैंड करने देना चाहिए, खुद निर्मित होने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको हाथ पकड़कर चलाएं। तो बहुत सारी चीजें माधवी के लिखने के दौरान बदली, और मैं बड़ी हुई। मतलब इमोशनली भी बड़ी हुई मैं, इंटेलेक्चुअली भी बड़ी हुई, मेंटली भी बड़ी हुई। इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूँ तुम्हारे साथ रहते हुए कि माधवी ने तुमको बहुत बदला। और वो जो गुस्सा तुम पहले करती रहती थी वो अब तुम्हारा खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि हर स्त्री एक माधवी लिखे, और ताकि उसके आसपास का जो वातावरण है वो और ज्यादा सुखद होता चला जाए। लेकिन ये जो ये नहीं, तुम ये कह रही हो कि लेखक जो है वो जब लिखता है तो वो केवल रचता नहीं है, वो जो रचना है वो भी उसको रचती है। हाँ, बिल्कुल रचती है। तो ये दो तरफा है। तो रचना का जो रचने का जो सुख है वो दो तरफा होता है कि वो एक तो रचना भी की जा रही है आपके द्वारा, और दूसरा उससे आप भी परिष्कृत होते जा रहे हैं, रचे जा रहे हैं। और परिपक्व होना तो मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने कहा कि वो जो पकापन है वो खराब होता है। हम जाने अनजाने अपनी नियति से विद्रोह करते हैं और ये कहते हैं कि सचिन जी पूछ रहे हैं कि पुरुष क्या लिखे गुस्से के लिए। पुरुष को जब गुस्सा आए तो वो किचन में चला जाए, 2-4 रोटी बनाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या ये जो किचन है वो कितना क्रिएटिव जगह है। और उसका तो गुस्सा वहां शांत हो जाएगा, और परिवार जो है वो ये समझेगा कि देखो बेचारा कितना निरीह व्यक्ति है और रोटी बनाने चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि पुरुष रोटी बनाए बढ़िया, गोल भले ना बना पाए, बाद में डब्बे से उसको काट ले चाकू से काट ले गोल गोल। लेकिन पुरुष को भी रचना करनी चाहिए, क्योंकि रचना करना अपने आप में दो तरफा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वो रचना उसको भी रचती है, वो रचना को भी रचता है, और इस दो तरफा यात्रा में व्यक्ति परिपक्व होता चलता है। और ये बात केवल साहित्यिक नहीं, जीवन से भी जुड़ी हुई है, और बल्कि कहें कि अब जीवन से जुड़ी हुई है तो सामाजिक भी है। वो
राजनीतिक भी है, वो धार्मिक भी है। कि जब भी कोई बात ऐसी सामने आए जिसका निष्कर्ष न निकाला जा सकता हो, जिसका तुरंत कोई उपाय न हो, तो फिर कोई रचना करनी चाहिए, कोई नई चीज शुरू करनी चाहिए। रचना क्या है? नई चीज है। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, वो नई दुनिया की रचना करता है। जो भी लेखक होता है, जो भी रचनाकार होता है, तो नई दुनिया की रचना करने के लिए उसको भी नया होना पड़ता है। इसमें जो आखिरी लाइन तुमने लिखी है उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि लेखक जब पहली लाइन लिखता है उसका भी बड़ा मतलब रहता है, और जब आखिरी लाइन लिखता है तो उसका भी बड़ा गंभीर महत्व होता होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि प्रसाद के नाटकों में या उनके उपन्यासों में मैंने पढ़ा था कि जो उनकी आखिरी लाइन है वो प्रसादांत होती है। वो ना तो ट्रेजेडी होती है, ना वो कॉमेडी होती है, प्रसादांत होती है। ना वो व्यक्ति को एक अलग किस्म के अंत की तरफ ले जाती है। तो ये जो अंत है इसका, जिसमें माधवी पानी में अपनी परछाई देखती है और अपने चेहरे पर आई हुई लट को देखती है और स्वयं पर मोहित हो उठती है, और वो खुद से प्रेम करने लगती है। और वो जो रिक्त आसमान है, सिंदूरी आसमान, उस पर सूर्यदेव मुस्कुरा रहे हैं। सिंदूरी आभा जो है वो बिखर रही है। सूर्य नारायण रिक्त आसमान पर सिंदूरी आभा लिए मुस्कुरा रहे थे। ये दो जो लाइनें हैं इसको स्पष्ट करो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है। असल में जो बहुत लंबा त्रास जो था माधवी, उस त्रास और वो द्वंद और वो जो सारे सवाल जो उससे पूछे जाते थे, बार बार पूछे जाते थे, जिसका जवाब खुद उसके पास नहीं था, वो जिस तरह से अपने आप को होम कर चुकी थी, उस सब के बाद स्वयंवर में जाना और फिर स्वयंवर को नकार देना, और उस नकारने के बाद जो रिएक्शन उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से मिलता है, मतलब ययाति से या देवयानी से या शर्मिष्ठा से या पुरुष से या जो राजा आए थे स्वयंवर में उनसे, तो वो जो सारी चीजें, जो नकारात्मकता उसको मिलती है, उस सब के बावजूद देविया मतलब माधवी जो है वो वहां पहुंचती है कि अब जो होता ना कि दुनिया ठेंगे पे टाइप का। तो माधवी वहां पहुंच जाती है कि अब मुझे इस किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए होम कर दी, अब जो भी बचा हुआ है वो मेरा है। क्या वो नार्सिसिस्ट हो जाती है, आत्ममुक्त? नहीं, नार्सिसिस्ट नहीं होती है, वो अपने आप को खड़ा करती है। मतलब वो जो जेस्चर है वो उसके खड़े होने का जेस्चर है, कि मतलब वो जो होता है ना कि जब हम धूल में बैठे होते हैं और एकदम से खड़े होते हैं तो सब झाड़ते हैं धूल, तो वो सारी धूल जो थी उसकी जिंदगी में, किसी भी तरह की गर्द जो थी, वो उसको झाड़ने का जो प्रतीक है, वो कि वो सब चीजें जो उसकी जिंदगी में अनावश्यक थी, वो सब चीजें उसने झाड़ दी है, और अब वो करेगी जो खुद उसको खुश करेगा, खुद उसको अच्छा लगेगा। तो ये एक नए उसकी शुरुआत है, उसके नए जीवन की शुरुआत है माधवी के। और तुमने शायद एक लाइन लिखी है, सचिन जी ने उसकी तरफ इंगित किया है कि भविष्य से बड़ी कोई संभावना कैसे हो सकती है। बिल्कुल है। तो ये उपन्यास समाप्त हो जाता है, लेकिन पाठक के मन में माधवी अब भी अटकी हुई है, अब भी अटकी रहेगी कि अब क्या होगा, माधवी का क्या होगा। क्योंकि ये जो एक ऐसी तुमने इसका मौलिक अंत किया है, जो जिसे अमितांत कहा जाए तो और अमितांत के अभिधा और व्यंजना दोनों अर्थ है, कि इस अंत की कोई सीमा ही नहीं है। आगे माधवी क्या करेगी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसके साथ जीवन ने हमेशा अन्याय किया है, वो सबके द्वारा छली गई है, उसे किसी न किसी के आश्रय की आवश्यकता हमेशा रही है। ऐसी बच्ची अब एक ऐसी स्त्री के रूप में, एक ऐसी कहना चाहिए कि आत्मनिर्भर स्त्री के रूप में परिणत हो गई है, जो अब किसी का भी साथ नहीं चाहती, यहां तक कि वो किसी और से प्रेम भी नहीं चाहती, वो प्रेम भी अब स्वयं से करना चाहती है। ये एक बड़ा कहना चाहिए कि अमिता अंत है।
और लेकिन फिर भी एक पाठक की तरह मेरे मन में ये जिज्ञासा भी है और मेरी आशा और अपेक्षा भी है कि इसका अगला अध्याय लिखा जाए, और जिसमें अभी तो ये जो माधवी है इस पर स्त्रीवादी होने के भी आक्षेप लगे हैं, उसके तुमने उत्तर भी दिए हैं कि माधवी जो है वो स्त्रीवाद का ग्रंथ है। हालांकि जो अमिता नीरव को जानते हैं वो ये समझते हैं कि अमिता स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर बरतती है और आगे थोड़ी बढ़ती है और मानवता के स्तर पर विचार करती है। लेकिन फिर भी ये पात्र जो है यहाँ पर अभी सबके मन में ठहरा हुआ है, अटका हुआ है। क्या भविष्य में अगला कोई उपन्यास या कोई चीज इस पर आएगी, या अभी तुम क्या कर रही हो, ये भी हम लोगों के साथ में, दर्शकों के साथ में बांटो। फिलहाल मैं एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या यूं कह लीजिए कि वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री पर काम कर रही हूँ, और वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री को बेस बनाकर एक उपन्यास लिख रही हूँ। वो थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च की मांग कर रहा है। थोड़ा सा जो भी अब तक मैंने जो राय मैंने अभी तक बनाई है, जो सारे परिवर्तन दुनिया में हुए हैं उदारवाद के बाद, मतलब उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ उसके बाद, जो समाज में, दुनिया में जिस तरह के परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को आधार बनाकर एक उपन्यास लिख रही हूँ। वो 30 साल का स्पान है उस उपन्यास का। तो इसके लिए तो शुभकामना कि ये बिल्कुल अलग जॉनर का उपन्यास लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी किसी दूसरे खंड के रूप में, किसी नाटक के रूप में, किसी कहानी के रूप में माधवी की ये जो कथा है और उसकी जो और भी उपकथाएं हैं वो आगे अगर बढ़ेंगी तो हमें उत्सुकता से इसका इंतजार रहेगा। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने भी इस उपन्यास को पूरा पढ़ लिया है उनके सबके मन में ये बात होगी कि इसका, क्योंकि माधवी अभी एक बिंदु पर खड़ी है, अभी उसकी यात्रा ऐसा लगता है अभी भी पूरी नहीं हुई है। यात्रा तो उसकी व्यक्तिगत यात्रा तो शुरू हुई है। हाँ, इसीलिए तुमने इस अध्याय को शायद 0 अंक नाम दिया है कि इसके आगे अब अपरिमित संभावनाएं हैं। अध्यायों के नामकरण आपने किए। अब ये जो है वो मैंने केवल शब्द दिए हैं उसको पढ़ने के बाद जो प्रतिबिंब उभरता है वो तो प्रतिबिंब तुम्हारे ही द्वारा उभरा है, तो वो एक पारदर्शी माध्यम की तरह मैंने काम किया है। उसमें बहुत ज़्यादा मेरा योगदान नहीं है, शब्द देना महत्वपूर्ण नहीं होता। तुमने उस आत्मा को तुमने रचा है और उसको, उसके ऊपर एक चोला जरूर शब्द के रूप में चढ़ गया, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 0 अंक है उसका मतलब ये है कि अब इससे शुरुआत होगी। तो 632 631 पेज और प्लस 50-60 पेज इसका एडिट कर दिए। ये होने के बाद में तुम ये कह रही हो कि अब इसकी शुरुआत हुई है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसकी जो शुरुआत है वो इसके कम से कम एक सेटिस्फैक्ट्री समापन तक पहुंचना चाहिए। तो ये जो आज की श्रृंखला है, हम इससे पहले कि इसको विराम दें, देखिए सचिन जी एक बात कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार को छोड़ा नहीं जा सकता, सरेंडर नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 13 कहता है। किस संदर्भ में कह रहे हैं ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात शायद वो जो माधवी ने जो एक डिसीजन लिया हो उसके लिए कही गई हो। इसमें एक बार और पूछना चाहता हूँ कि ये कितने किरदार होंगे कम से कम पूरे उपन्यास में, मोटे तौर पर? मेरे ख्याल से 50 से ऊपर होंगे। मुझे लगता है 100 कम से कम इसमें किरदार हैं, छोटे बड़े। तो ये जो महाकाव्यात्मक उपन्यास तुमने लिखा है और इसके हर पहलू का लॉजिकल कंक्लूजन भी आखिरी तक आते आते आ गया है, और माधवी को अपना व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है। आभूषण से छिटका वो जो स्वर्ण कण है उसे अपने अस्तित्व का बोध हो गया है। इस पूरे उपन्यास को लेकर
कुछ कंक्लूड तुम करना चाहो तो, मतलब वो अंश बाद में पढ़ना, लेकिन और कुछ कंक्लूड करना चाहो इस उपन्यास को लेकर, या मतलब पहले चाहो तो अपना अंश नहीं, पढ़ लो। कंक्लूड मतलब क्या, मतलब किस चीज में? कंक्लूड मतलब इस उपन्यास को आए करीब 7 महीने हो चुके हैं, और उससे लेके अभी तक की जो बात है, यात्रा है, इसको तुमने फिर से कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, उस उसको पढ़ने के दौरान फिर से जो कोई विचार पैदा हुआ हो, जो भी कुछ रह गया हो, जो इस समाज श्रृंखला का जो आभूषण था, उससे कोई छिटका हुआ स्वर्ण कण हो। हाँ, 6 महीने उपन्यास को आए हुए हो गए, और बड़ा उपन्यास था, और जैसा कि तुम शुरू में कहा करते थे कि ये मुश्किल उपन्यास है। हाँ, मैं हमेशा कहता था कि भाषा अमिता जो मुश्किल है वो राइटर ऑफ राइटर्स है, और इसको पाठक, सामान्य पाठक नहीं पढ़ेंगे, इसे विशिष्ट पाठक पढ़ेंगे और बस केवल सजा कर रखेंगे, क्योंकि इतना मोटा उपन्यास अपनी लाइब्रेरी में सजा कर रखना बड़ा खूबसूरत अनुभव होता है। लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे लोगों को पढ़ते देखा है जो बहुत पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने माधवी खरीदा और माधवी पढ़ा, और अभी तक की जितनी रिव्यू आई है, मतलब मैं बहुत कीन हूँ इस बात को जानने के लिए कि अभी तक जो मुझे रिव्यू आई है वो ये आई है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या है जो मिसिंग है। मतलब किसी को ये लगा हो कि ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, या ये चीज लॉजिकल नहीं है। एक चीज जो उन्होंने तरसेम गुजराल सर ने कही थी, उनका सवाल ये था, वो उससे कन्विंस नहीं हुए थे कि मुकुलिका ने जो है वो अपनी बेटी को, छोटी बेटी को जो है वो मार डाला। तो उनका ये कहना था कि ये जो मतलब ये जो आपका ये जो घटना है, इस घटना से बोले मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने हालांकि तर्क दिए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ। तो इस तरह की कोई चीज जो लगा कि ये लॉजिकल नहीं है, या ये यहाँ जरूरी नहीं थी, मतलब ये इररिलेवेंट है, या यहाँ कुछ मिसिंग हो गया है, कोई चीज थी जो आनी चाहिए और वो नहीं आई है, या कोई किरदार है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है। तो इस तरह की कोई चीज मैं चाहती हूँ कि मुझे पाठक बताए कि माधवी में ये कमी रह गई है। मैं समझता हूँ कि एक उपन्यास को बिल्कुल जीवन के प्रतिबिंब की तरह होना चाहिए, और उसमें तुम काफी हद तक सफल हुई हो, क्योंकि जीवन में अभी तो ऐसा ही अधूरापन है, हर चीज का कोई लॉजिकल कंक्लूजन आता नहीं है, कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर बार बार मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। तुमने लेकिन हर पात्र के साथ न्याय करने की कोशिश की है, वो जाने अनजाने हुआ हो भले, लेकिन किसी भी पात्र को खलनायक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। एक नियति के द्वारा गढ़े हुए पात्र के रूप में तुमने हर पात्र को प्रस्तुत किया। मतलब ये हो सकता था कि जो पाठक है वो ययाति से घृणा करने लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जो भी पात्र है उसको जो उसके हिस्से की जो गरिमा है वो ऐसा लगा कि मिलती नजर आई। उस लिहाज जीवन का एक, बल्कि कहना चाहिए कि एक और मतलब थोड़ा सा परिष्कृत जो एडिशन, जैसे हम कांच में देखते हैं तो कितना भी मलिन चेहरा हो, लेकिन कांच में थोड़ा चमकदार दिखाई देता है। तो ये जो जीवन की मलिनता है वो न केवल उसमें आई, बल्कि और ऐसे रूप में आई जिसमें बड़े तटस्थ दृष्टि से आप सारे पात्रों को देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। हाँ, मैंने कहा ना कि मतलब लिखते हुए मुझे कई बार लगा कि मैं कभी देवयानी से प्रेम करने लगती हूँ, कभी माधवी से प्रेम करने लगती हूँ। तो मुझे लगा कि यदि ये चीज जो मैंने लिखा था कि प्रेम और न्याय साथ नहीं साधा जा सकता है, तो वो मैंने कोशिश की कि मैं उन दोनों से भी एक पर्याप्त दूरी जो है वो बनाकर रखूं और फिर उनकी रचना करूं। तो वो मैंने कोशिश की। अब मैं सफल कितनी हुई हूँ ये तो पाठक ही बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं किरदार को स्वतंत्र छोड़ दूं, वो अपने हिसाब से विकसित हो, अपने हिसाब से डेवलप हो। और देखो एक बड़ी अच्छी बात समापन के अवसर पे आई है, सचिन जैन जी ने लिखी है, और मैं समझता हूँ किसी भी
लेखक के लिए, किसी भी रचनाकार के लिए सबसे बड़ी ये बात हो सकती है। उन्होंने लिखा कि यदि मैंने कुछ लिखा जीवन में तो आप और आपकी एक कृति उसकी एक प्रेरणा में कहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। ये लेकिन बहुत अभी बड़ी बात। आपका माधवी पे लिखा जाना बचा हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कोई भी रचना होती है वो एक बड़ी नाव की तरह होती है कि उसको बनाकर और फिर रचनाकार उसको पानी में छोड़ देता है और उससे उसे निष्प्रह हो जाना चाहिए कि कौन इससे उस पार गया, कौन इस पार आया, किसने इस नाव को मझधार में छोड़ा, कौन देर तक मझधार में इस नाव को लेकर रहा। ये सारी चीजें जो है वो कई बार रचनाकार को मालूम पड़ती हैं, कई बार नहीं पड़ती हैं। रचनाकार का जो सुख है वो तो ये बात सही है कि इसमें है कि उसको मालूम पड़ता रहे कि उसकी नाव ने कितने लोगों को पार उतारा, कितने लोग उससे वैतरणी से पार हुए और कितने लोग इस पार आए, लेकिन ये होता नहीं है। तो ये जो रचनाकार का सुख है वो अगली रचना को करने में ही होता है। ये उसकी व्यवस्था भी है, उसकी नियति भी है और उससे वरदान भी है, क्योंकि वो एक ही चीज पर अटक जाएगा तो उसका जो आगे का लेखन है वो नहीं हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ तुम इसका एक अच्छा सा जो अंश जो तुम्हारे दिल के करीब है और उपन्यास ही तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हारे ही द्वारा रचा गया, लेकिन उसका एक अंश जो है उसका आखिरी वाचन का। देवयानी जो है वो प्रतिष्ठानपुर लौटकर आती है और वो शर्मिष्ठा से मुलाकात करती है। जब वो पहले प्रतिष्ठानपुर से निकलती है तो शर्मिष्ठा को ये कहकर निकलती है कि देवयानी की, माधवी की जो माँ है उसके बारे में जानकारी लेते रहना। तो वो उससे सिलसिले में शर्मिष्ठा से बात करती है। जैसे अवसर मिलता है वो पूछती है क्या मुकुलिका से शर्मिष्ठा की भेंट हुई, क्या हुआ। बात अपेक्षा से अधिक गंभीर है द्युति। शर्मिष्ठा ने देवयानी की तरफ से दृष्टि हटाकर आम्र वृक्ष की तरफ कर ली। अब कुछ भी अनपेक्षित नहीं रहा मिष्टी। सारी अनपेक्षाओं को पार कर देवयानी इस महल में पुनः आई है। कह दे कुछ भी अब अनपेक्षित नहीं है, देवयानी ने दृढ़ता से कहा। मुकुलिका कहती है कि माधवी महारानी ययाति की पुत्री है, शर्मिष्ठा ने धरती पर दृष्टि गड़ाते हुए कहा। देवयानी ने सपाट दृष्टि से शर्मिष्ठा की ओर देखा। देर तक उसी सूनी दृष्टि से एकटक शर्मिष्ठा को देखती रही तो शर्मिष्ठा ने घबराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। द्युति कुछ कह तो। मिष्टी, घृणा और क्रोध से भरकर मैंने इस महल का त्याग किया था। इतने वर्षों में सम की साधना की थी। आज ऐसा लगता है सारे वर्ष व्यर्थ हो गए। घृणा और क्रोध दोनों ही देवयानी के भीतर फुफकार कर रहे हैं। क्या सचमुच कुछ भी अंतिम रूप से नष्ट नहीं होता है? देवयानी ने शर्मिष्ठा के मुख से दृष्टि हटाकर द्वार के उस पार फैले आकाश पर टिका दी। मन उसी स्थिति में लौट रहा है मिष्टी जहां से चला था। मैं पराजित हो गई हूं, महाराज से, स्वयं से, अपने प्रारब्ध से भी। माधवी के लिए कुछ भी नहीं कर पाने की विवशता से उबरने के लिए ही मैं महल में आई थी। विचार किया था कि माधवी के विदा होते ही मैं पुनः विदा लूंगी, किंतु लगता है अभी ही विदा का समय आ पहुंचा है। इतने स्वार्थ के साथ कैसे निभा हो सकता है शर्मिष्ठा? नहीं देवयानी, इसी स्वार्थ में हमें न्याय ढूंढना होगा। मुकुलिका वर्षों से न्याय के लिए संघर्षरत है। शर्मिष्ठा का संबंध तो यूं ही महाराज से अवैध है। सिर्फ देवयानी ही मुकुलिका और माधवी दोनों को न्याय दिला सकती है। कदाचित मुकुलिका के जीवित रहने की एक ही आस शेष हो, माधवी से भेंट। शर्मिष्ठा ने कहा तो देवयानी की बुझ रही आंखों में जैसे ज्योति चमकी हो। कदाचित तुम सही कह रही हो मिष्टी, हमें मुकुलिका के लिए भी न्याय चाहिए और माधवी के लिए भी। किंतु देखो माधवी का दुर्भाग्य, अपने ही पिता द्वारा छली गई। शर्मिष्ठा, क्या ऐसा संभव है कि महाराज ययाति नहीं जानते हैं कि माधवी उन्हीं की संतति है? देवयानी ने शर्मिष्ठा से प्रश्न किया। शर्मिष्ठा सकुचा गई। देवयानी, क्या यह संभव है कि महाराज की पुत्री स्वयं महाराज के महल में दत्तक होकर बिना महाराज को सूचित हुए रह पाए? ये राजमहल है देवयानी, यहाँ कई तरह के षड्यंत्र होते हैं। एक से एक असत्य गढ़े जाते हैं, जिन कितना गोपन होता है। महाराज ययाति इससे भिज्ञ थे। देवयानी को इसलिए अनभिज्ञ रखा गया कि उनकी राह में कोई रुकावट न हो। किंतु शर्मिष्ठा, अधिक अचरज इस बात का है कि कैसे महाराज ययाति ने फिर अपनी पुत्री को उस नर्क में धकेला। कैसे वे अपनी ही पुत्री के साथ इस तरह का अन्याय कर पाए। मुझे पीड़ा है इस बात की
महाराज देवयानी ने अपने जीवन में किसी भी भूमिका का निर्वहन नैतिकता के साथ नहीं किया। पति, पिता, मित्र। देवयानी ने कहा, गहरी सांस ले, विचार आया कि क्या उसे महल लौटना था। यदि महाराज स्वयं अपनी पुत्री के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो देवयानी तू कौन है? माधवी महाराज की पुत्री है, वह देवयानी की कोई नहीं है। किंतु यह विचार आते ही देवयानी के आंसू झरने लगे। माधवी तो जो कुछ है बस देवयानी की ही है, वह देवयानी की ही पुत्री है, महाराज ययाति की नहीं। देवयानी बिना कुछ कहे शर्मिष्ठा के कक्ष से चली गई। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गंभीर असर छोड़ने वाला ये अंश है। तो ये जो समापन किस्त है, और बड़ा खराब लगता है, जब हमने शुरू किया था तो बड़ा अच्छा लगा था, और अब ये 11 कड़ी के बाद में इसका समापन है तो बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है ये कहना कि अंतिम, हालांकि कुछ भी नहीं होता। मैंने ये अमिता के कहने पे ये आखिरी कड़ी आज रखी है, वरना मेरी ये इच्छा थी कि इस रचना को देखने के कुछ और भी कोण है, उस कोण से भी हमको बातचीत करनी चाहिए। तो आगे लेकिन हम कुछ समय बाद, 1 आध महीने बाद, 2 महीने बाद, या जब भी ऐसा होगा, हम इस पर कुछ और अपनी संवाद करेंगे। लेकिन ये जो पूरी तरह से इस पर भी जो बेस्ट संवाद थे इसके अध्यायों पर, इसकी आज अंतिम कड़ी है। और इस कड़ी को इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी थे, अमिता के मन में भी थे, कि ये बातचीत आखिरकार हम जो घर पर कर सकते हैं वो हम फेसबुक लाइव के द्वारा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें मेरे 2 स्वार्थ थे। एक तो ये कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगी, और आगे कुछ सालों बाद जब माधवी पर कुछ लिखने के लिए होगा, माधवी पर कोई किताब भी अगर लानी चाहेंगे हम, तो ये जो संवाद की किताब है ये भी आ जाएगी। तो ये जो एक तो ये स्वार्थ था बिल्कुल निश्चित रूप से। दूसरा स्वार्थ ये था कि बातचीत से भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं माधवी के वो हल होंगे, और न केवल ये 2 स्वार्थ हमारे हल हुए, दोनों बातें हुई, बल्कि इस दौरान कम से कम 1200 करीब दर्शकों ने हमको देखा। उसमें से हो सकता है 500, 400, 500 कॉमन हो, लेकिन ज्यादा लोगों तक हम माधवी को ले जा पाए। और एक और शुरुआत ये भी थी, हालांकि इस पर भी ये था कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की कि एक पति एक पत्नी से बात नहीं करे, बल्कि एक जो पाठक है, समीक्षा के आलोचक भी नहीं, एक पाठक एक उपन्यासकार से बात करे। और मैं समझता हूं कि मैंने इसमें काफी हद तक न्याय किया है। जो आटे में नमक है वो तो चलता है, और जो स्वर्ण है वो बिना मिलावट के वो आभूषण बन नहीं सकता। और ये जो एक आभूषण था उससे छोटे मोटे कण, स्वर्ण कण छिटक भी गए। लेकिन ये जो 11 कड़ी थी, इन्होंने हमको भी समृद्ध किया, हर दृष्टि से समृद्ध किया। बातचीत करने के दौरान जो कुछ सुलझा उससे समृद्ध हुए। एक चीज हमेशा के लिए हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। बहुत सारे नए लोग जो है वो हमको मिले, हमने उनको जाना, उन्होंने भी शायद थोड़ा बहुत हमें जाना, और सबसे ज्यादा उन्होंने माधवी को जाना, माधवी के अंदर की जो तहें थी, और लेखक और माधवी के बीच में जो रिश्ता था, एक रचना और रचनाकार के बीच में जो रिश्ता होता है, उसे जाना। तो इस अवसर पे मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन 11 कड़ियों में हमारे साथ रहकर, और माधवी से के साथ के लिए जो हम संवाद कर रहे हैं उसमें हमारे प्रतिभागी बने। दूसरा, मैं इस अवसर पर सेतु प्रकाशन को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी उपन्यास छापी है, इतनी मोटी उपन्यास, इतनी लाइट वेट में इतनी लाइट उपन्यास उन्होंने बहुत छापी है। इसके लिए अमिताभ जी और अमिता पांडे जी जो सेतु प्रकाशन से हैं, और ये अमिता पांडे जी ने तो ये जो आप देख रहे हैं कवर इसका वो डिजाइन किया है। अमिताभ जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस उपन्यास को छापा है,
इसके लिए भी उन्हें बहुत धन्यवाद। जयशंकर जी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने अमिता के लिए फ्लैप लिखा, ब्लर्ब लिखा और बहुत अच्छा लिखा। कुछ और लोग छूट गए हो तो मुझे बता दो ताकि इस अवसर पर, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हम करते हैं। प्रदीप जिलवाने जी, उन्होंने इसको पढ़कर रिकमेंड किया, मतलब अच्छा, ये तो बात की स्टोरी जो हमें मालूम पड़ी। हाँ, क्योंकि हर प्रकाशक जो है वो एडिटोरियल बोर्ड में उनका एडिटोरियल बोर्ड होता है जिसमें वो रचनाओं को भेजता है कि ये रचना छापी जाना चाहिए कि नहीं छापी जाना चाहिए। तो जो प्रतिष्ठित जो कहानीकार हैं प्रदीप जिलवाने जी, उन्होंने इसको पढ़ा और कहा कि इसे छापी जाना चाहिए। और मैं फिर से अमिता पांडे जी को रिकमेंड, मतलब ये उनका रेफरेंस देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि जो कुछ लिखा गया वो पूरा का पूरा स्वीकृत हो जाता है, लेकिन माधवी जो है वो इस परीक्षा में भी पास रही कि वो जिस अमिता का एक भी शब्द जो है वो एडिट नहीं हुआ। तो ये भी अमिता की कम, और उस जो करुण स्त्री है माधवी, उसकी कथा के साथ ज्यादा न्याय हुआ, क्योंकि उसमें से कुछ भी कटना चटना, मतलब उसके साथ ही कटना चटना होता। तो सर्वेश यादव जी पूछ रहे हैं माधवी बुक कहाँ से मिल सकती है। मेरी वॉल पर लिंक है, अभी उस पर छूट भी चल रही है 15 तारीख तक। हाँ, वो मेरे जो पिन पोस्ट है मेरी, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा उसमें। या आप माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कण अमिता नीरव ऐसे डालेंगे तो भी नहीं, आपको सेतु से नहीं मिलेगा। अच्छा। वो मेरी पिन पोस्ट है, उसमें आप देखिएगा, उसमें सेतु का जो है वो लिंक दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेतु प्रकाशन ने 25% की शायद छूट दी हुई। 20% की छूट दी, महिला 25% की महिला लेखकों की किताबों पर। तो छूट के द्वारा वो उपन्यास वहां से मिल सकता है। और जिन लोगों के पास भी उपन्यास है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप पढ़ने के बाद इसको अधिकाधिक लोगों को पढ़ने के लिए दें। उसी से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि एक कृति जब अनेक लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी हो सकता है थोड़े दिनों बाद इसका किंडल वर्जन आ जाए, तब ये छपी हुई की बजाय ये सीधे आपको सीधे डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने को मिल जाए। तो मन नहीं कर रहा है कि इस संवाद को समाप्त किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से समय हो चुका है, और बल्कि समय काफी ऊपर हो चुका है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माधवी पर हमारे इस संवाद श्रृंखला को सुना। और मैं खास तौर से अमिता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से बड़े ही शिष्ट शब्दों में मेरे साथ संवाद किया। जनरली ऐसा होता नहीं, अशिष्टता तो नहीं होती, लेकिन ब्लंट तो जरूर हो जाता है। तो लेकिन अच्छा संवाद रहा, और मैं समझता हूँ कि इससे हम दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ी है और ये किसी भी संवाद का सबसे बढ़िया परिणाम हो सकता है कि एक कृति के द्वारा दो लोग जो हैं और एक दूसरे को जानने समझने लग जाए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।